चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जब अचानक से हाईवे के किनारे पर गाड़ी रोकी तो तीनों बच्चे हैरान होकर उसे देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब अचानक से क्या हो गया। अंदर ही अंदर वो तीनों इस वक्त काफी घबराए हुए थे और वो नहीं चाहते थे कि अचानक से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का मूड बदले और वो वापस से उन्हें होटल पैराडाइज इंटरनेशनल ले जाए और उनके किए कराए पर पानी फिर जाए। इस कारण से वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहते थे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जैसे ही गाड़ी रोकी, रिया ने तबाक से पूछा, क्या हुआ अंकल, आपने गाड़ी क्यों रोक दी, क्या कोई दिक्कत है? रिया के ऐसा पूछने के बाद तुरंत ही अलेक्जेंडर ने भी कहा, हाँ बताइए, आपने इस वक्त इस जगह पर गाड़ी क्यों रोक दी? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अलेक्जेंडर की तरफ देखकर कहा, देखो बच्चों, मैं आप लोगों के साथ गुलेरिया हाउस जाने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे मुझे जो भी कहेंगे मैं आपकी हर बात मान लूंगा। इसलिए पहले आपको एग्री करना होगा कि आपके साथ गुलेरिया हाउस के अंदर मैं भी आऊंगा, तभी मैं आपको आगे ले जाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं से गाड़ी घुमाकर वापस होटल पैराडाइज इंटरनेशनल ले जाऊंगा। बाकी मुझे पता है कि मुझे रोहित सर को कैसे जवाब देना है और उन्हें क्या कहना है, तो इसलिए अब फैसला आपके हाथों में है कि आपको क्या करना है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने साफ साफ शब्दों में तीनों बच्चों को कह दिया था कि वो तीनों बच्चों को गुलेरिया हाउस के अंदर अकेले जाने नहीं देगा, बल्कि वो भी साथ में आएगा। अब तीनों बच्चों की समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो करें तो करें क्या, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी थी। उनको इस चीज का एहसास तक नहीं था। अब तीनों बच्चे एक दूसरे को देखने लगे थे और मन ही मन यही सोचने लगे थे कि अब उन्हें क्या करना है। लेकिन अलेक्जेंडर ये समझ गया था कि इस वक्त चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसकी एक बात नहीं सुनने वाला। कहीं ना कहीं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अपनी जगह पर सही था। वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो जानता था कि अगर तीनों बच्चों में से किसी को भी कुछ हुआ तो फिर रोहित उसे नहीं छोड़ेगा। रोहित उसकी बैंड बजा कर रख देगा और उसका जीना हराम कर देगा, और वो इस खतरे को अच्छी तरह से भांप चुका था। इसलिए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने एक तरह से तीनों बच्चों को धमकी दे दी थी। अब तीनों बच्चों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को मनाएं। वो अभी यही सब सोच रहे थे कि इतने में रिया ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ देखकर कहा, ठीक है अंकल, हमने आपकी बात मान ली, चलिए, मगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद आप जैसा कहेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। रिया ने इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। अलेक्जेंडर समझ गया कि रिया अपने तरीके से सिक्योरिटी ऑफिसर को बातों में लाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो और आर्यन चुप हो गए। सिक्योरिटी ऑफिसर ने रिया की तरफ देखकर कहा, हाँ बताइए, आप क्या पूछना चाहती हैं? तभी रिया ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ देखकर कहा, हम गुलेरिया हाउस क्यों जा रहे हैं? ताकि हम उस इंसान से मिल सके जिसने हमें वहाँ पर आने के लिए कहा था, और उसने ये साफ शब्दों में कहा था कि हम तीनों को ही वहाँ पर आना है। इसलिए तो हमने डैड को भी ये नहीं कहा। और आपको क्या लगता है कि अगर हमने डैड को कहा होता तो क्या वो हमारी बात नहीं सुनते? आपको भी पता है कि जहाँ बात मम्मा की आती है डैड सबसे पहले वो काम करते हैं, मगर हमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उस इंसान ने कहा था कि वो हम तीनों के अलावा किसी से नहीं मिलेगा। तो अब आप सोचिए कि अब आप हम तीनों के साथ गुलेरिया हाउस के अंदर जाएंगे और जब उस शख्स को पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा? क्या वो हमसे मिलेगा? क्या हम जिस काम के लिए वहाँ पर जा रहे हैं वो पूरा होगा? हमारी तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी और हमारे पास जो मौका है वो भी बर्बाद हो जाएगा। रिया की बात कहीं ना कहीं सही थी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बात को समझ रहा था, पर वो रिया की हाँ में हाँ नहीं मिला सकता था, क्योंकि उसे तीनों बच्चों की सिक्योरिटी की भी परवाह थी। इस कारण से उसने कहा, देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मगर आप मेरी परेशानी समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप तीनों को जरा सी भी खरोंच भी आई तो सर मुझे नहीं छोड़ने वाले। आप सब तो जानते हैं कि रोहित सर का गुस्सा कैसा है, और तो और आप सब ये भी जानते हैं कि रोहित सर आप तीनों को लेकर कितने ज्यादा पॉजिटिव हैं। इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे किसी परेशानी में नहीं डालेंगे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुनने के बाद रिया ने कुछ सोचकर कहा, तो फिर ऐसा करते हैं, हम वापस होटल पैराडाइज इंटरनेशनल चलते हैं। रिया के मुंह से जैसे ही ये निकला, अलेक्जेंडर और आर्यन का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनको एक पल के लिए लगा कि आखिर रिया क्या कह रही है। कहीं अगर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सही में गाड़ी घुमाकर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की तरफ जाने लगा तो फिर किए कराए पर पानी फिर जाएगा। वो नहीं चाहते थे कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वापस से पैराडाइज होटल जाए, मगर रिया जिस तरह से कह रही थी अब उन्हें डर लगने लगा था। वो कुछ कहना तो चाहते थे, मगर तभी रिया ने इशारे से उन दोनों को चुप रहने को कहा। वहीं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जब रिया की बात सुनी तो उसे भी थोड़ी हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आया कि तीनों बच्चे जो अभी इतनी मेहनत के बाद यहाँ तक आए थे वो वापस जाने की बात कर रहे थे। सिक्योरिटी ऑफिसर इस वक्त यही सोच रहा था कि आखिर रिया के मन में चल क्या रहा है। वो अभी यही सोच रहा था, इतने में रिया ने कहा, देखिए अंकल, हमने आप पर भरोसा किया और आपको हमारे साथ चलने के लिए कहा। हम आपकी परेशानी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर हम आपकी जगह होते तो हम भी यही करते, मगर आप खुद ही सोचिए ना, हम वहाँ जाएंगे और आप कह रहे हैं कि आप हम तीनों के साथ गुलेरिया हाउस के अंदर आएंगे, और मैं आपको ये 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि जब आप हमारे साथ आएंगे तो वो इंसान हमें नहीं मिलेगा, वो छुप जाएगा या वो भाग जाएगा। तभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने बीच में दखल देते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे भाग जाएगा? मैं हूं ना, मैं एक ट्रेन ऑफिसर हूँ, मुझे इन सब चीजों का बहुत अनुभव है। वो मेरी चंगुल से बचकर नहीं भाग पाएगा, और आप लोग चिंता मत करो, मैं आप सबका काम बिगड़ने नहीं दूंगा। तभी रिया ने झल्लाते हुए कहा, अरे अंकल, पिछली बार तो आप पूरी टीम के साथ आए थे, आपने तब उस इंसान को पकड़ा नहीं, तो फिर आप कैसे इस बार उस इंसान को पकड़ लेंगे? और आपको नहीं पता कि जब हम गुलेरिया हाउस के बाहर जाएंगे ना, अंदर बैठा वो शख्स जान जाएगा कि हम वहाँ पर आ गए हैं। जब वो देखेगा कि आप भी हमारे साथ अंदर आ रहे हैं, वो वहाँ से भाग जाएगा, और फिर हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। जैसे पिछली बार आप लोगों को क्या मिला था, कुछ नहीं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर हम लोग यहाँ तक आ गए हैं तो फिर हमें अपना काम कर लेने दीजिए प्लीज। और क्या आप नहीं चाहते कि मम्मा की याददाश्त वापस आ जाए? क्या आप नहीं चाहते कि मम्मा ठीक हो जाए? बताइए। और आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि हमें अंदर कोई खतरा होने वाला है, हम अंदर बिल्कुल सेफ रहेंगे, इस बात की गारंटी हम तीनों आपको देते हैं। तीनों बच्चे जहाँ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को मनाने में लगे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका लगातार ऑटो का इंतजार करते हुए जा रही थी, मगर उसे अभी तक कोई भी ऑटो या टैक्सी नहीं मिली थी।
अनिका परेशान हो गई थी। उसे एक पल के लिए लगा कि वो विकी को फोन कर ले, क्योंकि आसपास कहीं कोई ऑटो या टैक्सी और ना तो कोई इंसान नजर आ रहा था। अनिका को अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था। उसने जब आगे देखा तो उसने पाया कि सामने सड़क के किनारे बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी हुई थीं। अनिका ने जब सामने की तरफ देखा तो उसने ये भी गौर किया कि स्ट्रीट लाइट हल्की हल्की जली हुई थी, जिसके कारण सड़क पर उतनी रोशनी नहीं आ रही थी। अनिका ने जब सामने देखा तो उसे डर लग गया। उसे अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी। वो सोचने लगी कि क्या उसे अकेले आगे बढ़ना चाहिए। अनिका काफी देर तक सोचती रही। जब उसे समझ नहीं आया तो उसने ही फैसला किया कि वो विकी को फोन करेगी। उसने ये फैसला लिया और वो विकी को फोन लगाने लगी। मगर तभी अनिका ने देखा कि विकी का फोन लग ही नहीं रहा है। अनिका को पहले समझ नहीं आया कि आखिर अचानक से क्या हो गया। तभी उसने अपने फोन के नेटवर्क की तरफ देखा। उसके फोन में नेटवर्क नहीं था। अनिका ने आसपास देखा। चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। वो एक सुनसान रास्ता था। उसे लगा था कि वो रास्ते से आगे बढ़ेगी और कुछ दूर जाने के बाद उसे कोई ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी। हालांकि अगर अनिका दिन में वो सड़क पर आगे चलती तो उसे हर 5 मिनट में कोई टैक्सी या ऑटो मिल जाता। मगर रात के इस वक्त मनाली शहर वैसे भी सन्नाटे की चादर ओढ़ के सो जाता था और इस तरह के सुनसान रास्ते और भी सुनसान हो जाते थे। अनिका इन सबसे बेखबर थी। उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। विकी का भी फोन नहीं लग रहा था। तभी उसने सोचा कि वो अगर आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि वो कहीं रास्ता भटक ना जाए। रात का वक्त था, ऊपर से काफी अंधेरा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अनिका को डर था कि कहीं आगे रास्ते में कोई जंगली जानवर या फिर कोई गुंडे बदमाश उसके सामने आ गए तो वो क्या करेगी। वो तो मदद के लिए भी किसी को नहीं बुला सकती थी, क्योंकि वो जिस जगह पर थी वो पूरा सुनसान इलाका था। अनिका का मन ये सोचते हुए सिहर गया। उसने आखिर में यही फैसला किया कि वो वापस उसी रास्ते पर पीछे मुड़ जाएगी और वहां से उस जगह पर जाएगी जहां पर उसने विकी को बाय बोलकर छोड़ा था। वो जानती थी कि विकी उस जगह पर उसे नहीं मिलेगा, मगर अनिका इस उम्मीद में उस जगह पर जाना चाहती थी कि एक बार वहां वो आ जाएगी तो हो सकता है कि वहां से विकी को जब वो फोन लगाए तो विकी का फोन लग जाए या फिर कोई मदद मिल जाए। इस कारण से अनिका वापस से पीछे मुड़ गई और उसी रास्ते पर चलने लगी। करीब 10 मिनट चलने के बाद अनिका ने देखा कि थोड़ी देर पहले विकी से विदा लेकर अनिका जहां से चली थी उसी जगह पर वो पहुंचने वाली थी। अनिका चल रही थी, तभी अचानक से उसकी नजर सामने की तरफ पड़ी। सामने की तरफ देखते हुए उसने देखा कि सामने विकी की वही काली गाड़ी खड़ी थी। अनिका को पहले हैरानी हुई। उसे लगा कि ये कार किसी दूसरे शख्स की है, मगर अनिका थोड़ा और पास गई तो उसे यकीन हो गया कि ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि विकी की ही है। विकी की गाड़ी को अनिका अच्छी तरह से पहचान चुकी थी। अनिका के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव खुशी के भाव में बदल गए। उसकी आंखों में चमक दिखाई देने लगी। अनिका को लगा कि जैसे ऊपर वाले ने आज उसकी बहुत बड़ी मदद कर दी थी। अनिका अभी विकी के पास जा ही रही थी, इतने में उसने देखा कि विकी कार के बोनट पर बैठा हुआ था और उसके सामने कोई शख्स खड़ा था। उस शख्स को देखने के बाद अनिका अपनी जगह पर रुक गई। वो वहीं एक खंबे के पीछे छुप गई और वहां से विकी और उस शख्स की तरफ देखने लगी। अंधेरे में उस शख्स की शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, मगर दोनों क्या बात कर रहे थे अनिका सुनना चाहती थी, क्योंकि अनिका को यह भी ठीक नहीं लग रहा था कि वो इस तरह से अचानक से विकी के पास चली जाए, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसके सामने खड़ा शख्स कौन होगा। हो सकता है अनिका जब विकी के सामने जाए तो विकी उसे वहां अचानक देखकर ऑकवर्ड फील करे। अनिका ये सोच ही रही थी, इतने में तभी उसने देखा कि विकी कार की बोनट से उठा और उसने उस शख्स के कंधे पर हाथ रखा। तभी अनिका ने देखा कि दोनों चलते हुए उसकी तरफ ही आ रहे हैं। ये देख अनिका घबरा गई